जैसे कि हम चैप्टर नंबर 8 पे बात कर रहे थे और हमने उसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम पे बात की। इसी तरीके इक्विलिब्रियम की हम एक नई टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करना है, जो कि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू आती है उसके ऊपर बेस करता है कि किस तरीके इक्विलिब्रियम पाया जाता है। तो आपको पता है कि आपके पास हमने डिस्कस किया था कि जब रिएक्शन हो रहा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसमें दो किस्म के रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है और दूसरा रेट ऑफ रिवर्स या उसको आप कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है। तो इसी के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन एक पेश किया गया 1864 में गोल्डबर्ग एंड वेज ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया, जिसकी आपके पास स्टेट ये थी द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्टिव मासेस के। अब एक्टिव मास क्या है इसको समझिएगा। एक्टिव मास आपके पास वो मास है जो रिएक्टेंट ने मोर अपना जितने रिएक्टेंट ने हिस्सा लिया आपके रिएक्शन में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उसे आप कहते हो एक्टिव मास। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि आप कहते हैं कि आपने हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाया। आप कहते हैं कि मैंने 20% हाइड्रोजन यूज की और 20% ही आयोडीन लिए। जब रिएक्शन हुआ तो या जब यहाँ पे प्रोडक्ट बनी हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहाँ पे सिर्फ 10% इसके यूज हुए और 10% इसके यूज हुए। इसका मतलब 20% आपने रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्शन किया था वो दिए थे, लेकिन हिस्सा किसने लिया रिएक्शन में? ओनली 10% हाइड्रोजन और ओनली 10% आयोडाइड। तो ये जो आपके पास मोल है, नंबर ऑफ मोल और जितने नंबर है आपके पास परसेंटेज आ रही है जिन्होंने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, असल में आप इसको क्या कहते हैं? एक्टिव मास कहते हैं। ये जो आपके पास एक्टिव मास का यूज हो रहा है लफ्ज, इसका मतलब ये है कि जब आपने रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन के दौरान जितने नंबर ऑफ मोल ने हिस्सा लिया रिएक्शन में उसे आप एक्टिव मास कहते हैं। जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया उनको आप एक्टिव मास नहीं कहेंगे। तो आप लाजमी तो नहीं है कि जितना भी आप रिएक्टेंट दे रहे हैं वो सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कुछ उसके जो है रिएक्शन में हिस्सा जो लेंगे उसको आप क्या कहोगे? एक्टिव मास कहोगे। इसके बाद इसने कहा जो सब्सटेंस है ना आपके पास उस वो जो रिएक्ट कर रहा है सब्सटेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने एक्टिव मास के कितने नंबर ऑफ मास जो है या कितने नंबर ऑफ मोल उसके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। दूसरी बात कहता है द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास के। जो आपके पास प्रोडक्ट आ रही है किसकी? एक्टिव मास की, जिसने हिस्सा लिया है उसकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब इसमें दो बातें कह दी आपको कि कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने एक्टिव मासेस के। दूसरी बात इसने ये की जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट के एक्टिव मास के। तो ये दो बातें इसने कही। मजीद ये आप एक्टिव मास की मैंने आपको डेफिनेशन प्रॉपर बता दी। द मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना मास सब्सटेंस का यूज हुआ, जो यूज हुआ वो आपके पास एक्टिव मास होगा, जो यूज नहीं हुआ वो आपके पास एक्टिव मास नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के, ये हमने ऊपर भी बता दिया। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास की जो आपके पास अमाउंट होती है ना या कंसंट्रेशन होती है उसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, और उसका यूनिट आपके पास होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम इसको मजीद आगे डेरिवेशन इसकी करते हैं। आप पहले कहते हैं कि आपके पास ए कोई रिएक्टेंट है और बी, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये आपके पास क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है जिसको आपने कहा था डबल एरो से शो करते हैं। ए और बी ये आपके पास क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड हो रहे हैं, और इधर आपके पास क्या बन रहा है? सी प्लस डी। अब ये सी डी जब वापस आएगा तो इसको आप कहोगे रेट ऑफ रिवर्स, जिसको मैंने आर और स्मॉल आर से लिख दिया। ए बी आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और सी डी आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हम इसकी अगर डेरिवेशन करें
तो डेरिवेशन के जरिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं आपको कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए बी के, ए और बी के। ए और बी क्या है आपके पास, रिएक्टेंट है। देखिए जितना ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास ज्यादा होगा। अब जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो इसकी जगह पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो यहाँ पे k एज अ कांस्टेंट आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो स्मॉल f लिख दिया मैंने, k स्मॉल f और साथ में a और b वैसे का वैसे। और ये ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये वो नंबर ऑफ मोल है जिन्होंने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया है। इसी तरीके अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, जो अब यहां से होगा ये दूसरा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, CD के, कि जितनी प्रोडक्ट आपके पास होगी उतना ही दोबारा आपके पास रिएक्टेंट आएगा, मतलब रिवर्स रिएक्शन होगा। तो ये आपके पास हो गया C और D की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो K कांस्टेंट है किस रिएक्शन के लिए, रिवर्स के लिए, तो स्मॉल r लगा दिया KR और साथ में इसके C और D वैसे का वैसे। तो अब आपके पास दो आ गए, एक फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू भी आ गई, रिवर्स रिएक्शन की आपके पास वैल्यू भी आ गई। ये आपके पास K F की वैल्यू है, R F की वैल्यू है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की R और स्मॉल r से मैंने शो किया इसको। अब मजीद हमने इसको क्या करना है, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा हमने ये देखना है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। यही बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में की थी कि जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड नीचे आना शुरू होता है, रिवर्स ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। तो इसलिए मैंने लिख दिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल जब हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो आपके पास ये इक्विलिब्रियम की टर्म होगी। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या है जी, ये किसके बराबर है, KFAB के बराबर है। तो आपने यहां पे लिख दिया KFAB। इसी तरीके रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो ये KRCD के बराबर है। KR आपके पास कांस्टेंट है रिवर्स, और ये C और D वो अमाउंट है जिसने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया। अब आप क्या करते हैं, इस KR को कांस्टेंट को इस जगह पे ले आते हैं, ये KF ओवर KR बन जाएगा, ये AB उस साइड पे चला जाएगा, तो ये आपके पास इस तरीके से टर्म बन जाएगी CD डिवाइडेड बाय A और B। अब ये आपके पास टर्म बन गई। अब आप क्या करते हैं, दो कांस्टेंट को, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू थी ना, इनको खत्म करके आप एक कांस्टेंट ले आते हैं। तो आप लिखते हैं कि KF ओवर KR ये इज इक्वल टू है किसके, KC के बराबर रख दिया। तो इसका मतलब KC, अब आप लिख सकते हैं कि KC आपके पास किसके बराबर हो गया, इस पूरी वैल्यू के बराबर हो गया, CD डिवाइडेड बाय A और B। तो ये आपने डेरिवेशन का दी लॉ ऑफ मास एक्शन की, कि इस तरीके से आपके पास दो रेशो आ जाती हैं, एक प्रोडक्ट की और दूसरी रिएक्टेंट की। अब अगर हम इन जनरल टर्म बात करें, इन जनरल अगर हम बात करें तो हम जनरल एक टर्म लिखते होते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, क्या हम कहते हैं कि A और B हमारे पास रिएक्टेंट थे, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, हमारे पास C प्लस D बना, जो हमने पीछे भी यहाँ पे बात की थी। अब हम जनरल टर्म में ये लिखते हैं कि A जो आपके पास कोई रिएक्टेंट है, इसके कितने नंबर ऑफ मोल आपके पास होंगे, उस नंबर ऑफ मोल को आप शो कर देते हो जनरली स्मॉल a से। हो सकता है 2 हो, 4 हो, 5 हो, कितने नंबर ऑफ मोल आप ले रहे हैं, सिंपली जनरल टर्म में आपने उसे स्मॉल a से लिख दिया।
इसी तरीके इसको स्मॉल b से लिख देंगे, इसके जो नंबर ऑफ मोल होंगे उसको स्मॉल c से और इसको स्मॉल d से। और जब इसी टर्म को आप पूरा सॉल्व करेंगे इसी तरीके से तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो ये होगा Kc इज इक्वल टू c, और c की जो नंबर ऑफ मोल है उसको हम पावर में लिख देते हैं, तो मैंने ऊपर लिख दिया पावर में। इसी तरीके आपके पास d है तो d के कितने नंबर ऑफ मोल लगे इसको भी आप पावर की फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरीके आप नीचे जो करेंगे वो भी सेम ऐसे होगा कि a के कितने नंबर ऑफ मोल लगे स्मॉल a से और b के कितने लगे वो स्मॉल b से आप शो कर देंगे। तो ये जनरल टर्म में आपके पास आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल के हिसाब से अगर आपको बताना हो तो फिर आप इसको इस तरीके से लिख के इसकी जो ऊपर पावर है इसके अंदर आप नंबर ऑफ मोल पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी हमने मजीद यूनिट की बात करते हैं, यूनिट देखते हैं इसका जी। जैसे कि हम इसके यूनिट के ऊपर अब बात करने जा रहे हैं तो हमने देखना है यूनिट इसके क्या होंगे। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं आपके साथ तो अब आप यूनिट के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले कि आपके पास वैसे पहले ये देख लें कि यूनिट होता क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लें। the ratio of product of concentration of product and product of concentration of reactant of reactant। अब इस बात को समझें कि हमने रेशियो लेनी होती है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट आपके पास मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है जो आप लफ्ज यूज करते हैं किसके अंदर, मैथमेटिक्स में, और ये वाला प्रोडक्ट आपके पास जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसके लिए है। तो आपने यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ था कि KC आपके पास किसके बराबर होता था, CD। ये प्रोडक्ट थी ना, A B से CD बनता था, और दूसरा आपने नीचे लिखा हुआ था A और B। तो इस हिसाब से इसकी डेफिनेशन समझे कि जब आप रेशियो लेते हैं दो चीजों की, किन दो चीजों की, प्रोडक्ट, देखें इन दोनों का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये कौन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये आपके पास प्रोडक्ट थी, अगर मैं यहां पे लिखूं A प्लस B तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनी थी, C प्लस D, और अगर इसके नंबर ऑफ मोल होंगे तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो इसका मतलब आपके पास CD प्रोडक्ट थी, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने रेशियो लेनी है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाला, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको किसका पता चल जाएगा, यूनिट का पता चल जाएगा। और अगर आपके पास इक्विलिब्रियम होगा, इफ द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, अगर इक्वल अमाउंट में आप नंबर ऑफ मोल यूज कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब आपके पास वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो याद रखना इट हैज नो यूनिट, क्योंकि इसके सारे के सारे आपस में जब इक्वल नंबर ऑफ मोल होंगे तो सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास कोई यूनिट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास इक्वल अमाउंट में नंबर ऑफ मोल ना हुए तो फिर आपके पास इसका यूनिट आएगा, वो कंसंट्रेशन और प्रेशर के हवाले से, इन दो चीजों के हवाले से आपके पास आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल में यहां पे कोट करते हैं कि हमारे पास एसिटिक एसिड है जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, या आप इसको इस तरीके भी लिखते हैं CH3COOH। इसमें आप ऐड करवाते हैं एथेनॉल जिसका फार्मूला है CH3CH2OH, ये आपके पास। अब अगर आपकी बुक में इस तरीके इस फार्मूले को लिखा हुआ है तो मैं इस तरीके ही यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH।
और ये एथेनॉल है, एसिटिक एसिड और ये हमारे पास क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल अब होता क्या है, यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये OH ये रिमूव हो जाता है। जब ये रिमूव होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, देखें माइनस हो गया वाटर यहां से निकलेगा, तो आपके पास देखें क्या बनेगा, CH3C। अगर इस ऑक्सीजन को आप 2 लिख दें डबल O, ये वाले H चला गया तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां से मैं लिख रहा हूं CH2 CH3 और ये आपके पास क्या बन गया, ईथर बन गया। अब देखें आपके पास ये दो रिएक्टेंट थे और ये आपके पास प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट में साथ में क्या बना, आपके पास वाटर बना, देखें H2O जो आपने रिमूव करवाया था। तो आप इस बात को समझिएगा, हम यूनिट देखने जा रहे हैं तो यूनिट के अंदर देखिएगा हमने क्या लिखना है, ऊपर हमने हमेशा क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, प्रोडक्ट आपके पास है CH3COO CH2CH3, एक ये आपके पास प्रोडक्ट और दूसरी प्रोडक्ट आपके पास कौन सी है, वाटर H2O डिवाइडेड बाय, और इसके नीचे हम हमेशा रिएक्टेंट रखते हैं तो रिएक्टेंट आपके पास है CH3COOH ब्रैकेट में और साथ में एथेनॉल CH3CH2OH ये आपके पास होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट में आप वैल्यू लेते हैं इसका जो यूनिट होता है वो आपके पास पहले ही मैंने आपको बता दिया कौन सा होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अगर मैं इसकी जगह पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखूं इसको रेस करके, तो अब मैं इसको यहां से रेस कर देता हूं जी। अगर इसी को मैंने कोड करना हो तो आप देखें ये इसका यूनिट होगा मोल डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इस वाटर का भी यूनिट आपके पास क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके डिवीजन में आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड, इसका भी यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके आपके पास जो एथेनॉल था इसका भी आपके पास यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जैसे ही ये वैल्यू ऊपर जाएंगी तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, ऊपर जाके प्लस और ये आपस में कट जाएंगी, तो आपके पास इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा। तो जब इक्विलिब्रियम में आपके पास कोई भी चीज होगी तो आप जब उसका रेशियो लेंगे प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, तो हमेशा आपके पास जो उसका यूनिट आएगा वो 0 होगा, वो आपके पास यूनिट नहीं होगा। इन केस अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल इक्विलिब्रियम में मौजूद नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मौजूद नहीं है, तो आप क्या होगा, फिर उसका यूनिट तो आएगा, किस लिहाज से आएगा, कंसंट्रेशन और प्रेशर के लिहाज से आएगा। ये आज का हमारा लेक्चर था, अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। अल्लाह हाफिज।